लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning student. Today we are going to start fourth chapter of economic class 9th food security in India. फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ अ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। मतलब कि जो फूड है वो हमेशा अवेलेबल रहे, हम वहाँ तक पे फूड के पास आसानी से पहुँच पाएँ, यानी कि फूड हमारे आसपास ही मिल जाना चाहिए और हम उसको अफोर्ड कर पाएँ, यानी कि हम उसको खरीद पाएँ। अब हम इन तीनों टॉपिक्स को, जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात करती हैं तो अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली हम इस चैप्टर में इन तीनों चीज़ों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से हमारी कंट्री में कराई जाती है, एसेसिबिलिटी कैसे कराई जाती है और लोगों को किस तरीके से इतना फाइनेंशियली एबल बनाया गया है, बनाने की कोशिश की गई है जिससे कि वो अफोर्ड कर पाए, यानी कि अफोर्डेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अवेलेबिलिटी से। तो अवेलेबिलिटी मतलब होता है फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, इम्पोर्ट ऑफ फूड। मतलब कि फूड जो है उसकी प्रोडक्शन इतनी हो कि हमारे कंट्री में हमेशा जितनी भी हमारी, मतलब अगर सपोज दैट एक साल खेती ना हो तो भी हमारे पास इतना स्टॉक हो कि हमारे पास फूड हमेशा अवेलेबल हो, और अगर इतना स्टॉक नहीं है तो वो फूड हम लोग क्या करा सकते हैं, इम्पोर्ट भी करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फूड को एक्सपोर्ट तब तक नहीं किया जाता, ग्रेन्स को एक्सपोर्ट तब तक नहीं किया जाता जब तक वो हमारे खुद के कंट्री के लिए सफिशिएंट ना हो। अगर फूड हमारी खुद की कंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं है तो उसे हम कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते। एसेसिबिलिटी, अब हम बात करेंगे एसेसिबिलिटी की। फूड विद इन द रिच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि बेसिकली फूड ऐसी जगहों पे में हमारे आसपास जहाँ लोग रहते हैं वहाँ मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमें फूड चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर बहुत ज़्यादा 2 दिन 3 दिन का सफ़र करके जाना पड़े। नहीं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास ही फूड मिल जाना चाहिए, यानी कि फूड जो है वो हमारे पहुँच जाने लायक जगहों पर हो जहाँ पे हम एसेस कर सकें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है अफोर्डेबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी मतलब क्या होता है, टू हैव इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड। यानी कि जब भी हम कोई फूड खरीदते हैं, जब भी हम कोई ग्रेन्स खरीदते हैं तो उस वक्त हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने मनी होनी चाहिए कि हम उस फूड को अफोर्ड कर पाए, यानी कि हम वो फूड हमें आसानी से खरीद पाएंगे। ये होती है अफोर्डेबिलिटी। हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। जो मिडिल क्लास सेक्शन है वो और जो अपर कास्ट है वो, ये दोनों लोगों को जल्दी, मतलब फूड सिक्योरिटी, मतलब इनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो लोग अपना बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। लेकिन जो पुअर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, वो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी को फेस करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, तो वो डेली कमाते हैं और वो डेली वेजेस वर्कर होते हैं, यानी कि वो जिस दिन कमाएंगे उस दिन के घर में चूल्हा जलता है और जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है। पीपल एवर पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो फील फूड insecure in time of a natural calamities like earthquake, drought, flood, tsunami, etc. और जो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, जो भी लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, कई बार नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया या फिर सुनामी आ गई, इन सारे टाइम पे क्या हो जाते हैं, वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हंगर। तो बेसिकली हंगर के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रॉनिक हंगर, दूसरा होता है सीजनल हंगर, और हम इस टॉपिक में इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम क्रॉनिक हंगर की बात करें तो क्रॉनिक हंगर वो हंगर होता है जब जो लोग होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं कि उन्हें पूरे साल फूड इनसिक्योर होते हैं पूरे साल के लिए, यानी कि उन्हें पता नहीं होता कि साल भर में हमें किस 2020 जैसे कि चल रहा है तो सपोज दैट 2020 में हमें कब खाना मिलने वाला है और कब खाना नहीं मिलने वाला, कब हमें भूखे रहना पड़ेगा और कब हमें काम मिल जाएगा। तो जब उन्हें काम मिलता है तब वो खाना अपना खा पाते हैं और फिर नहीं तो वो फूड इनसिक्योर रहते हैं। और सीजनल हंगर की बात की जाए तो ये होते हैं कैजुअल वर्कर्स हो ले लो, या फिर गांव में जो लोग काम करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, वो सारे लोग आते हैं सीजनल हंगर में। जैसे कि लैंडलेस जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े फार्मर्स के यहाँ पे जाकर के मजदूरी करते हैं। तो जो बड़े फार्मर के यहाँ पे जाकर के मजदूरी करते हैं, लेकिन वो लोगों के पास वो काम साल भर के लिए नहीं होता है, 1 साल के लिए, पूरे फुल ईयर के लिए नहीं मिलता। उन्हें क्या मिलता है, कैजुअल बेसिस पे मिलता है। जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम काम मिलेगा, सोइंग के टाइम काम मिलेगा, लेकिन
4 to 6 मंथ के लिए लोगों को एक ईयर में काम नहीं मिलता है, जिस वजह से क्या करते हैं वो लोग 4 से 6 महीने के लिए फूड इनसिक्योर होते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं। हंगर हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक हंगर एंड आर फूड इनसिक्योर ऑल द टाइम। जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो ज़्यादातर क्रॉनिक हंगर को फेस करते हैं और फूड इनसिक्योर रहते हैं पूरे टाइम के लिए। सीजनल हंगर इज कॉज्ड बाय द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर में क्या होता है कि पूरे साल के लिए काम नहीं होता, 4-6 महीने लोगों को क्या करना पड़ता है, घर बैठ जाना पड़ता है, उस टाइम लोगों को काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सीजनल हंगर को लोग फेस करते हैं। और ये होता है रूरल एरिया में। इन अर्बन एरिया सीजनल हंगर ऑकर बिकॉज ऑफ द कैजुअल टाइप ऑफ वर्क। द सीजनल हंगर एग्जिस्ट व्हेन पीपल आर अनेबल टू गेट वर्क फॉर द होल ईयर। सीजनल हंगर तब एग्जिस्ट करता है जब जो लोग हैं वो पूरे साल के लिए काम नहीं ढूंढ पाते, और जो क्रॉनिक हंगर होता है वो तब एग्जिस्ट करता है जब लोग पूरे साल के लिए फूड इनसिक्योर होते हैं। और जो देखो, अगर आप अर्बन एरिया की बात करो तो अर्बन एरिया में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चलते हैं, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम चलते हैं वो पूरी तरीके से बरसात में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो बरसात में बंद हो जाते हैं तो उनकी जो वेजेस होती है, उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एक दिन कम, मतलब 6 महीने कमा करके वो पूरे साल खा सके। तो क्या होता है कि वो लोग जब कंस्ट्रक्शन साइट में बरसात में काम बंद हो जाता है तब वो लोग हंगर को फेस करते हैं। अब नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। अब हम जानेंगे कि जो नीड है वो क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है सेल्फ सफिशिएंट बनने की फूड ग्रेन्स के मामले में। हमेशा याद रखना कि चाहे हमारे पास कितने ही पैसे हो, लेकिन जो फूड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें खाना चाहिए, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना फूड के मामले में, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सेल्फ सफिशिएंसी की ज़रूरत क्यों है, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस के टाइम से ही, या फिर कहना चाहे तो सिंस इंडिपेंडेंस ये रियलाइज़ कर लिया था कि सेल्फ सफिशिएंट बनना फूड के मामले में क्यों ज़रूरी है। और गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस रियलाइज द नीड टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स बिकॉज इंडिया एक्सपीरियंस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स आफ्टर पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947। तो जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ, जब हमारी कंट्री 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तो उस टाइम से ही गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर लिया कि फूड के मामले में हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा हमारे, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कोई छोटी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कभी फूड के बारे में कोई प्रॉब्लम ना है, फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहली बात देखते हैं कि द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी अराइज फ्रॉम द फॉलोइंग, कि जो नीड थी वो क्यों ज़रूरी हो गई, वो नीड क्यों बन गई कि हमें फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो पहला नीड था टू फीड राइजिंग पॉपुलेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, तो इसलिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन कभी भूखे ना मरे, इसलिए हमें फूड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टू फाइट अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड एंड साइक्लोन्स। अब कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी साइक्लोन्स आ जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो फसलें बर्बाद हो जाती है, तो उस साल पे किसी भी फार्मर को या फिर किसी भी इंसान को भूखे ना रहना पड़े, वो भूख के मारे उनकी मौत ना हो। इसलिए क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी फूड ग्रेन होंगे स्टॉक में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। और इम्पोर्ट जो होता है फूड ग्रेन का, यानी कि जब हम इम्पोर्ट मतलब होता है कि जब हम विदेश से यानी कि दूसरे फॉरेन कंट्री से अपनी कंट्री में कुछ सामान को मंगाते हैं, तो हमें वो ना करना पड़े, यानी कि हमें किसी और कंट्री से फूड ग्रेन को अपनी कंट्री में ना मंगाना पड़े। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं फूड ग्रेन के मामले में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब कि प्राइसेस जो है कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अगर सभी को ये पता हो गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन है, तो अगर कभी कोई ड्रॉट या फिर फेमाइन आता है और लोग जो हैं, जो मिडल मैन है, जो होलसेलर है, अगर उनके पास स्टॉक है और वो लोग बहुत महंगे क्रॉप्स को बेच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनके पास से लेना फूड को अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट के मतलब ग्रेन बैंक में भी जो है वो अनाज है, यानी कि ग्रेन्स है, तो हमें क्या होगी, हमारे पास एक सिक्योरिटी होगी, और इसकी वजह से जो प्राइसेस है वो क्या होलसेलर क्या करेगा, कंट्रोल में रखेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया, कि फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इंडिया का किस तरीके का है, कैसा है। तो फूड सिक्योरिटी सिस्टम, सिंस द एडवेंट ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960 द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फैमाइन इवन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशन।
यानी कि हमने फेमाइन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया, यानी कि अवॉइड ही कर दिया। अब चाहे कितना भी बुरा वेदर कंडीशन हो या फिर जो भी हो, लेकिन जब से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया है 1960 से, तब से हमें क्या हुआ है, हमने फेमाइन को अवॉइड किया है, और जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पंजाब एंड हरियाणा हैज शो वेरी इम्प्रेसिव ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन। पंजाब एंड हरियाणा ने भी एक बहुत अच्छा सा क्या दिया है, ग्रोथ प्रोडक्शन, एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिया अपने प्रोडक्शन को, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को, विद 7.23 मिलियन टन्स इन 1964 टू 1965। यानी कि अगर हम 1964 से 1965 की बात करें तो उस वक्त पे जो था वो क्रॉप्स की प्रोडक्शन 7.23 मिलियन टन्स हो रही थी, लेकिन अब जो है 2009 एंड 10 में क्या हुआ कि वो 218 मिलियन टन्स हो गई। तो अब आप लोगों को समझ में आ सकता है कि कितना बड़ा गैप आ गया। जो हमारा थर्ड है वो है, इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ अ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। ऑल्सो वी हैव डेवलप अ फूड सिक्योरिटी सिस्टम। देखो, तो हमने सबसे पहली चीज़ अब ना हम लोगों ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी सिस्टम को भी डेवलप कर लिया। और दूसरी बात यह थी कि पिछले 30 साल से हम लोगों ने क्या किया, अपने आप को फूड सिक्योर बना लिया, क्योंकि हमारे इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हर टाइप के क्रॉप्स मिल जाते हैं, ज्वार, बाजरा, राइस, पल्सेस, वीट एंड और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें भी हमें मिल जाती है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हम बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हर ग्रेन से लेकर के और भी अलग अलग जो वैरायटी की चीज़ें हम खाते हैं वो सारी के सारे का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में आता है। क्योंकि अगर आपने हमारी कंट्री के वेदर को देखा है, क्लाइमेट को देखा है, तो आप लोगों ने ये एज्यूम किया होगा कि हमारी कंट्री में हर टाइप का वेदर पाया जाता है, जिससे कि हर टाइप का प्रोडक्शन, हर टाइप के क्रॉप की प्रोडक्शन भी होना पॉसिबल है हमारी कंट्री में, और बहुत ज़्यादा होती भी है। और यस, गवर्नमेंट ने जो है इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर में लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर स्कूल्स खोले और बहुत ज़्यादा उनको अवेयर करने की कोशिश की कि नहीं, आपको खेती एग्जैक्टली एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी करनी कैसी है फार्मर्स को, यानी कि फार्मर को कौन कौन से जो वे हैं वो यूज़ करने चाहिए जिससे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे कि अगर हमने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ की है, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने प्रोडक्शन के मामले में, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के मामले में बहुत अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनमें क्या हुआ है कि अभी वो लैग बिहाइंड इन द प्रोडक्शन, मतलब कि अभी भी वो फूड के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं उड़ीसा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बफर स्टॉक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बफर स्टॉक के बारे में। तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। हमेशा याद रखना है कि बफर स्टॉक जो होता है वो स्टॉक होता है किस चीज़ का, तो फूड ग्रेन्स का, लेकिन इसमें दो ही फूड ग्रेन्स आते हैं, एक होता है हमारा व्हीट एंड दूसरा होता है हमारा राइस। प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। गवर्नमेंट मतलब इस मुहिम को चलाती है, गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को चलाती है, लेकिन किसके थ्रू, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू चलाती है। द FCI परचेज व्हीट एंड राइस फॉर द गवर्नमेंट। जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, फूड ग्रेन्स को परचेज कर लेती है। कहाँ से, तो फार्मर्स के पास से। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये FCI जो है वो सिर्फ उन स्टेट से ही मतलब फूड्स को परचेज करती है जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा का प्रोडक्शन हो रखा हो, वहाँ पर से ही क्या करती है, ये जो FCI है वो फूड को परचेज करती है, जो फूड ग्रेन्स को परचेज करती है। लेकिन वो एक जो जिस रेट पे वो परचेज करती है, अगर हम रेट की बात करें तो जो रेट होता है वो प्री अनाउंस्ड रेट होता है, यानी कि प्राइस होता है। जैसे कि मतलब मान लो सोइंग के टाइम से पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कि आपकी जो व्हीट है उसमें मैं इतने रुपीज़ पर केजी लूँगा, 20 रुपीज़ पर केजी लूँगा, 17 रुपीज़ पर केजी लूँगा। जो राइस है उसे 18 रुपीज़, 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर केजी लूँगा। जिससे क्या आता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मतलब आ जाता है, एक मतलब कि इमेजिनेशन कर लेते हैं वो कि नहीं, अगर हमने व्हीट बोया, हमारे पास इतना फील्ड है, हमारे पास इतने जो है एग्रीकल्चर लैंड है, तो अगर हमने व्हीट बोया तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, अगर हमने राइस को मतलब अगर कोई और क्रॉप लगाई तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। तो जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली अपने इस प्रोसेस के थ्रू अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यस, जो FCI जो है, जो प्री अनाउंस प्राइस में फार्मर्स से जो चीज़ें खरीदती हैं, फूड ग्रेन्स को खरीदती है, उसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअरेस्ट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी एट अ लोअर प्राइस देन मार्केट प्लेस इज नोन एज इशू प्राइस। अब देखो, जो हमारी पुअर सेक्शन होती है, जो हमारी सोसाइटी में जो हमारी पुअर सेक्शन होती है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस शॉप से मतलब चीज़ें खरीद पाए जहाँ से हम खरीदते हैं। तो क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट है, जो ये FCI जो है, ये फूड को जो अपने पास खरीद के रखती है, वो
बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो गरीब लोगों में बांटती है, यानी कि गरीब लोगों को देती है, जिससे क्या हो, और इस प्राइस को क्या कहते हैं, इशू प्राइस कहते हैं, जो कि मार्केट प्राइस से हमेशा कम होता है। इशू प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होता है। अब हम बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप लोगों ने कभी सोचा कि जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू पूरी हमारी कंट्री में फूड को डिस्ट्रीब्यूट कराती होगी? तो यस, वो जो सिस्टम है, वो जो प्रोसेस है, उसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि PDS। PDS refers to a system through which the food procured by the FCI is distributed among the poorer through government regulated ration shop। यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि वो क्या करती है, जो फूड FCI के थ्रू प्रोक्योर्ड यानी कि संभाल करके जमा करके रखा गया था, जिसका मतलब ग्रेन बैंक में रखा गया था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराती है जो पुअर सेक्शन है उनमें। और किसके थ्रू? तो राशन शॉप के थ्रू। यस, आप अगर गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तो आपने अपने आसपास एक राशन शॉप ज़रूर देखी होगी। तो वो जो राशन शॉप है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मतलब खोली गई हो। उससे कि उसकी मदद से क्या होता है कि मतलब दाल, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। चीनी कई बार कई जगहों पे चीनी भी डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती है, यानी कि शक्कर भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है, शुगर भी डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। राशन शॉप आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेयर प्राइस शॉप। राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं, क्योंकि यस, यहाँ पे जो ग्रेन होते हैं वो एक फेयर रेट में मिलते हैं, इसीलिए। द कंज्यूमर आर इशू राशन कार्ड्स। और जो कंज्यूमर इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई भी जाएगा और उससे फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे, नहीं। जिनके पास राशन कार्ड होता है उनके ही पास वही क्या होता है, वो यहाँ पर से जाके अपने लिए सामान, अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। राशनिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया अराउंड 1940 आफ्टर द बंगाल फेमाइन। जब बंगाल में फेमाइन आया, उसके बाद जब बहुत सारे लोग मर गए, उसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे राशन कार्ड को लॉन्च किया गया, यानी कि 1940 में। अब हम देखें काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स। अब देखो, राशन कार्ड भी एक काइंड्स के नहीं होते, क्योंकि गरीब लोग कभी भी एक टाइप के नहीं होते। कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि नहीं, एक टाइम का खाना वो जो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइम के लिए इनसिक्योर हो जाता है। कुछ लोग इतने रिच होता है कि उनको अगर वो 10 टाइम भी खाए तो भी उनके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो काइंड्स ऑफ राशन कार्ड, यानी कि राशन कार्ड्स के बहुत सारे काइंड्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में 3 तरीके के राशन कार्ड्स होते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे। मतलब सोसाइटी के सबसे गरीब लोग हैं, सबसे गरीब यानी कि गरीबों में भी गरीब, जिनके 2 वक्त के खाने का भी कभी ठिकाना नहीं रहा, तो वो उनको इशू किया था अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि गरीबों में जो महागरीब है उनके लिए क्या किया गया है, अंत्योदय कार्ड्स को। बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, तो वो भी इंडिया में 1975 के बाद स्टार्ट कर दिया गया था। फूड फॉर वर्क इन 1977 से 78 के बीच में क्या किया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। अब देखो, इन 2002 स्पेशल स्कीम वेयर लॉन्च, जो कि था अंत्योदय अन्न योजना एंड द अन्नपूर्णा स्कीम। अब अगर हम 2000 की बात करें तो उसमें क्या किया गया था, अंत्योदय अन्न योजना को और अन्नपूर्णा स्कीम को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था विद द स्पेशल टारगेटेड ग्रुप ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है वो टारगेट बनाया गया था किन लोगों को, जो कि गरीबों में भी बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो सीनियर सिटीजन थे, यानी कि 60 साल से जो ऊपर के लोग थे, जिनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते वो खुद कमाएं और खुद खाएं। तो उनके लिए क्या था, ये दोनों स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब? तो 2000 में इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। अब हम बात करेंगे, PDS हैज़ प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू अ कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। जो PDS था उसने बहुत अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं हमें बोल सकते हैं कि हाँ PDS ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये 2020 चल रहा है, अगर हम बहुत सारे जगहों पर देखें, स्टेट्स में देखें, अलग अलग जगह पे, डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, तो हमारे यहाँ पे हर जगह आसपास कहीं ना कहीं राशन शॉप ज़रूर है। और यस, वो राशन शॉप वर्क कर रही है, गवर्नमेंट चेक कर रही है। तो यस, हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत अच्छा काम किया है फूड के मामले में, क्योंकि यस, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग फूड सिक्योर अब हो चुके हैं। बट इट हैज़ फेस सेवरल क्रिटिसिज्म ऑन द सेवरल ग्राउंड। लेकिन फिर भी इसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो यस, granaries are full but hunger prevails. Some of the grains get rotten and or eaten by rats. अब जो हमारे ग्रेन बैंक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा फुल हो रखे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़रूरत जितनी नहीं है उससे ज़्यादा स्टॉक में हमारे पास ग्रेन्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो वो ग्रेन्स कई बार सड़ जाता है या फिर उसको चूहे खा जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर टेक केयर नहीं हो पाती। हमेशा याद रखना कि ग्रेनरीज में जो अनाज रखा जाता है
उनको भी क्या करना, उस पर भी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा तो जब आप लोग के घरों में अनाज को स्टोर करके 1 साल के लिए रखा जाता है तो क्या होता है, मम्मी लोग बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे कि नीम के पत्ते डालना और फिर दवाइयाँ डाल के रखना ताकि उसमें कीड़े ना लगें, उसको अच्छी खासे डब्बे में रखना ताकि उसे चूहे ना खाएं, वो सड़े नहीं, पानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो सोचो जब एक बहुत बड़े अमाउंट में जब हम फूड को सिक्योर करने का सोच रहे हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक खर्च आता है। तो यस, कहीं ना कहीं ये उसका बैड इफेक्ट था कि हमारे पास मतलब अभी भी क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हमारे यहाँ पे मतलब ग्रेनरीज में सड़ रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, लेकिन इंसानों तक नहीं पहुँच पा रहे और अभी भी बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं। एक्सेसिव फूड स्टॉक, इसे हम कहते हैं एक्सेसिव फूड स्टॉक, मतलब कि जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हमारे पास फूड की का क्या है तो स्टॉक है। इन जुलाई 2002 द स्टॉक ऑफ wheat and rice with FCI was 63 million tons, which was much more than the minimum buffer norms of 24.3 million tons। यानी कि 2002 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्टॉक था वो 63 मिलियन टन का था, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी थी, सिर्फ 24.3 मिलियन टन की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा स्टॉक था हमारे पास। द स्टॉक रिड्यूस देयर आफ्टर बट ऑलवेज रिमेन हायर देन द बफर नॉर्म्स। इसके बाद क्या किया गया, स्टॉक को रिड्यूस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमेशा हर बार क्या होता था, वो जो बफर नॉर्म्स था उससे हमेशा ज़्यादा था। यानी कि जितना हम लोगों ने सोचा होता था कि नहीं हम ये मार्जिन लेके चलते हैं, अगर हमने 24 मिलियन टन का मतलब अनाज रख लिया, अपने पास ग्रेन्स रख लिए, तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको भूखे नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उस बफर नॉर्म्स से हमेशा ज़्यादा हमारे पास स्टॉक में जो है वो क्या रहा है, ग्रेन्स रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराडॉक्स ऑफ एक्सेस स्टॉक्स एंड स्टार्वेशन। मतलब कि देखिए हमारी कंट्री में क्या हो रहा था कि हमारी कंट्री में ना बहुत ज़्यादा जो हमारी ग्रेनरीज हैं वो भरे हुए हैं, हमारे जो गोडाउन्स हैं वो ग्रेन से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में गरीबों का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर रहा है, भूख के मारे मर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने इनकम नहीं है कि वो लोग क्या कर पाए, ग्रेन्स को खरीद पाएँ और अपना मतलब रोजी रोटी चला पाएँ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग तब कहोगे राशन शॉप पे इतने सारे ग्रेन्स आते ही हैं, तो हाँ वो आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, राशन शॉप वाले क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को क्या करते हैं, डीलर्स जो होते हैं वो इधर उधर बेच देते हैं, मतलब जो मार्केट में बेच देते हैं और कहते हैं कि ग्रेन तो इस बार आया ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मतलब ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा उसमें हो जाती है कि मतलब कि नहीं हमारे पास तो ग्रेन आया ही नहीं है तो हम कहाँ से आपको दें। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। कई बार तो लोग भूख की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन हमारी कंट्री में हमने देखी होगी। The southern and the western part of the countries, the cooperatives are playing an important role in the food security। अगर हम साउदर्न वेस्टर्न पार्ट की बात करें अपनी कंट्री की, तो वहाँ पे कॉपरेटिव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है वो 94% फेयर प्राइस शॉप्स को कौन चलाता है, तो वहाँ पे कॉपरेटिव्स ही 94% फेयर प्राइस शॉप को चलाते हैं। और मदर डेयरी अमूल जो है वो भी कुछ सक्सेस स्टोरीज है, जैसे कि अमूल ने देखो अपना काम गुजरात से स्टार्ट किया था, लेकिन आज हमारे पूरे देश में वो फैल चुका है। और वो भी क्या है, एक कोऑपरेटिव है, सोसाइटी है। मदर डेयरी भी क्या है, वो भी क्या करता है, सस्ते में दूध प्रोवाइड कराता है दिल्ली में लोगों को। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छी मतलब स्टोरीज है, जिस सक्सेसफुल स्टोरी है जिसने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एंड साइंस हैज फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ एनजीओ एंड सेट अप द ग्रेन बैंक। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, बहुत सारे एनजीओ सेटअप किए, एनजीओ सेटअप किया और उसको क्या किया, उनको एक अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है कि उनको किस तरीके से अपने ग्रेन बैंक को रन कराना है और किस तरीके से मतलब उनको ग्रेनरी को अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराना है। तो यस, ये कुछ अच्छे पॉइंट्स है। तो यस, आप लोग क्या करोगे, ये आपका लास्ट चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, तो इसके साथ आपके इकोनॉमिक्स की बुक्स जो है वो खत्म हो गई। तो आप लोग जितने भी की पॉइंट्स हैं वो क्या करोगे, लिख लोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे। और यस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, आप लोग इसके नोट्स बनाओ, फेयर बनाओ, चीज़ों को सही तरीके से याद करने की कोशिश करो। दैट्स इट, थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.